हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 7 लाइन एंड एंगल्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइन क्या होते हैं। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, या हम कह सकते हैं कि लाइन जो है एक स्ट्रेट पाथ है। जब हम लाइन को मेजर करते हैं तो सिर्फ इसकी लंबाई को मेजर करते हैं, इसके चौड़ाई को हम मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। तो P और Q की जब हम मेजर करेंगे इसको, तो इसके सिर्फ लेंथ की बात होगी, इसके ब्रेथ की बात नहीं होगी। P एंड Q की जो लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इस लाइन की लंबाई की बात हो रही है, इसके ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात नहीं हो रही है। तो लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए और बी जो है इस लाइन के 2 पॉइंट हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और जैसे कि यहाँ ए और बी है, इसकी लंबाई अगर हम लिख लें 25 सेंटीमीटर, तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर ए एंड बी लाइन की। तो लाइन सेगमेंट जो है किसी दो बिंदुओं या दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि रे क्या होता है। रे इज ए लाइन सेगमेंट बट इट इज एक्सटेंडेड इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन। यानी जो रे है वो एक तरीके का लाइन सेगमेंट होता है, लेकिन रे में जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम रे कहते हैं। जहाँ पे ये P पॉइंट जो है इस रे का फिक्स पॉइंट है, और जो ये Q पॉइंट है इस Q पॉइंट को हम जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम रे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट, इफ 3 or more point lie on the same line, they are called कोलिनियर पॉइंट। अगर कोई 3 पॉइंट किसी एक सीधी रेखा के ऊपर आते हैं, या कोई 3 बिंदु एक लाइन के ऊपर आते हैं, तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट इस एक सीधी रेखा में यानी एक लाइन के ऊपर आए हुए हैं, तो इन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, इसी का उल्टा, यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट, इफ 3 or more point not lie on the same line, they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 पॉइंट किसी एक सीधी रेखा में ना आए, जैसा कि यहाँ पे हमारा ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है और ये हमारा z पॉइंट है। अब यहाँ पे जब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, तो x y ये हमारी एक लाइन पे आया, ये z पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं किया है। अब अगर मान लीजिए हम x और z के बीच में लाइन खींचते हैं, तो ये y पॉइंट लाइन के बाहर आ जाएगा। और अगर z और y के बीच में हम लाइन खींचते हैं तो x पॉइंट जो है ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये x, y एंड z ये तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा में नहीं आएंगे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये x, y एंड z पॉइंट जो हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं एंगल की। When two rays originate from the same end point, then angle is from OA and OB। इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट O है, यानी ये दोनों रे O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इसी को हम एंगल कहते हैं।
एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तो इसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और जब एंगल जैसा कि यहाँ पर इस पॉइंट से O एंड ए रे स्टार्ट है और यहाँ से O और ये हमारा बी रे है, तो ओ ए एंड ओ बी रे के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ है इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये इसे हम निगेटिव एंगल बोलते हैं। तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को हम मेजर नहीं करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो वो निगेटिव एंगल कहलाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट होता है उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे ए बी ये एक लाइन है और सी डी ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में इस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। टू लाइंस in a plane called non-intersecting line if they have no common point. It is also called parallel lines. जब दो लाइन जैसा कि यहाँ पे P एंड Q ये एक लाइन है और दूसरी लाइन है RS, तो PQ लाइन और RS लाइन ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये एक समान है। हर पॉइंट पे जब इस लाइन को आगे हम एक्सटेंड करेंगे पी क्यू लाइन और आर एस लाइन को, तो ये लाइन आगे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, यानी इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर किसी दो लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल कितने तरीके के होते हैं। पहला है हमारा एक्यूट एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अगर एंगल हमारा जैसा कि यहाँ ओ ए ये एक रे है और ओ बी ये एक रे है, इनके बीच में ये हमारा एंगल फॉर्म हुआ है, तो इसे हम ए ओ बी एंगल कहेंगे। तो ए ओ बी यानी जिस पॉइंट पे हमारा एंगल फॉर्म होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। यहाँ पे जो एंगल ए ओ बी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री होगी एंड लेस देन 90 डिग्री होगी, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हम बात करते हैं सेकेंड एंगल की, राइट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री एग्जैक्ट हो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये जो हमारा सिंबल है ये राइट एंगल का सिंबल है, और जैसा कि ये ओ पॉइंट है, ओ ए ये एक रे है और ओ बी ये हमारी दूसरी रे है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे ये जो ओ पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से एक रे ओ ए रे है, दूसरी रे ओ बी रे है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ इसका अगर हम नाम करें तो एंगल ए ओ बी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री के होगा। या एंगल ए ओ बी इसकी वैल्यू
90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी होगी, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एंगल की हम बात करते हैं, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री हो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ ए ये एक रे है और ओ बी ये दूसरी रे है। इन दोनों रे जो हैं ओ पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बना है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी ये इक्वल है 180 डिग्री के, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। यानी जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस ओ पॉइंट से ओ ए एक रे गई है और ओ बी ये दूसरी रे है। इन दोनों रे के बीच में जैसा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और यहाँ तक, इसकी वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो। तो हमारा एंगल ए ओ बी ये ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री से और लेस देन होगा 360 डिग्री के, इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा कंप्लीट एंगल। एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। जिस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री हो उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। जब हमारे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी ये एग्जैक्ट 90 डिग्री के होगा, तब हम कह सकते हैं ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कोई भी एंगल छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 80 डिग्री है तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों एंगल का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री एग्जैक्ट है तो इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में एक एंगल है ए ओ बी और दूसरा एंगल है हमारा बी ओ सी। इन दोनों एंगल का सम एग्जैक्ट 180 डिग्री है, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब इसमें भी एक एंगल की वैल्यू कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी। दूसरी एंगल की वैल्यू अगर छोटी है तो पहले की बड़ी होगी, लेकिन दोनों का सम एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, a common arm and their non-common arm are on different side of the common arm। यानी कि एडजेसेंट एंगल ऐसे दो एंगल हैं जिनका एक ही वर्टेक्स हो, यानी एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट हो,
जिस पॉइंट से एंगल स्टार्ट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और उनका एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में हो, यानी एक आर्म अलग साइड में, दूसरी आर्म दूसरी साइड में। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये ओ पॉइंट जो है ये वर्टेक्स दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है, यानी एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी। तो ये वर्टेक्स दोनों एंगल में कॉमन है, और ओ बी आर्म जो है वो इस एंगल में भी और इस एंगल में भी, यानी ओ बी एक कॉमन आर्म है। और जो इसके नॉन कॉमन आर्म्स हैं यानी ओ सी और ओ ए, ये इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में। तो इसे हम एडजेसेंट एंगल का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल की। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड ए लीनियर पेयर एंगल। अगर दो एडजेसेंट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री एग्जैक्ट हो उसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में ये हमारा कॉमन वर्टेक्स O है, एक एंगल है पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, प्लस दूसरा एंगल है हमारा क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। इस दोनों एंगल का जो सम है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री है, तो इसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। और ये हमारा जो एंगल है ये इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट एंगल है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे लीनियर पेयर एंगल से रिलेटेड है। जो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म। जब दो लाइन, जैसा कि यहाँ पर ए बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जब आपस में कट करते हैं एक दूसरे को तो एक कॉमन पॉइंट ओ पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो इनके बीच में चार एंगल फॉर्म होगा, यानी एंगल ए ओ डी, एंगल डी ओ बी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ ए। ये चारों एंगल फॉर्म होंगे। जो एंगल ए ओ डी है ये एंगल सी ओ डी के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से एंगल ए ओ सी ये बराबर होगा एंगल डी ओ बी के, ये आपस में अपोजिट है। तो अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती है, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है। ट्रांसवर्सल क्या होते हैं? ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। यानी जब दो या दो से अधिक स्ट्रेट लाइन को, जैसा कि यहाँ पे ये हमारा ए और बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हमारा सी और डी ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी इस स्ट्रेट लाइन और सी डी ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ये तीसरी लाइन एक्स वाई जो है कट कर रही है। तो ये जो एक्स वाई कट कर रही है इसी को हम एक्स वाई लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। लाइन्स एल एंड लाइन एम आर पैरेलल। यहाँ पे लाइन एल और एम क्या है, आपस में पैरेलल हैं, और एंड लाइन एक्स वाई आर ट्रांसवर्सल। ये एक्स वाई लाइन जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। चलिए बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? तो जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं ए बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के पैरेलल हमारा सी डी ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कट करती है। तो पहले ए बी स्ट्रेट लाइन को ये एक पॉइंट पे कट करती है, सी डी स्ट्रेट लाइन को ये एक पॉइंट पे कट करती है।
तो ए बी स्ट्रेट लाइन पे ये 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और दूसरी जो हमारी स्ट्रेट लाइन है सी डी, इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 ये 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, तो यहाँ पे जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं कि एंगल 1 का डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ है और यहाँ पे एंगल 5 का भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो कि इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है हमारा एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये एक दूसरे के बराबर होंगे और ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं एंगल जो 4 है हमारा और यहाँ पे एंगल 8 जो है ये नीचे की तरफ है, तो इनका भी डायरेक्शन सेम है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी एक दूसरे के आपस में बराबर है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एंगल 2 और एंगल 6 इनका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपस में इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। उसी तरीके से एंगल 3 और यहाँ पे एंगल 7 इनका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं को इंटीरियर एंगल की। को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल हम ऐसे एंगल को कहते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होते हैं। तो को का मतलब होता है साथ साथ, इंटीरियर का मतलब है अंदर की तरफ। तो ये पैरेलल लाइन ए बी और सी डी, ये जो दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ एंगल 4 है और एंगल 5 है। ये एंगल 4 का डायरेक्शन इस साइड में है, एंगल 5 का डायरेक्शन इस साइड में है। तो जो को इंटीरियर होते हैं उनका डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ होता है, यानी एंगल 5 का डायरेक्शन 4 की तरफ है और 4 का डायरेक्शन 5 की तरफ है। तो इसे हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये को इंटीरियर एंगल है और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री होगी। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, अब ट्रांसवर्सल लाइन के हम दूसरी तरफ देखें अगर, तो ये एंगल 3 इसका डायरेक्शन इधर है और एंगल 6 का डायरेक्शन इधर है, यानी इनका डायरेक्शन अपोजिट साइड में है। तो अपोजिट साइड में और अंदर की तरफ जो एंगल है वो को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनकी भी वैल्यू 180 डिग्री होगी और ये भी को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। चलिए बच्चों बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। यहाँ पे हमारा ए और बी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट सी और ये डी, ये सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन को एक्स वाई ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ 1 2 3 4 एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे एंगल 5 एंगल 6 7 8 ये 8 एंगल फॉर्म हुए। तो इनमें जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब जो अंदर की तरफ हो और अल्टरनेट का मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में हो, एक दूसरे के अपोजिट। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं
कि एंगल 4 एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, एंगल 3 और एंगल 6 ये ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ है। तो 4 के अपोजिट में 6 है और 3 के अपोजिट में 5 है। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो अंदर की तरफ जो एक दूसरे के अपोजिट में हो और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ हो, दूसरा दूसरी तरफ हो। और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं एंगल 4 ये इक्वल है एंगल 6 के, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी 4 के अपोजिट में 6 है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, दूसरा इधर है। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और आपस में ये बराबर होंगे। इनकी वैल्यू जो होगी वो आपस में बराबर होगी, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और इनकी वैल्यू बराबर होगी। इसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी का उल्टा है, यानी कि जो एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में और बाहर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8 बाहर की तरफ हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के दो एंगल एक तरफ हैं, दो एंगल दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है ये बराबर है एंगल 7 के, क्योंकि एंगल 1 ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है और बाहर की तरफ है, और एंगल 7 ट्रांसवर्सल लाइन की दूसरी तरफ है और बाहर है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। जो हमारा दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये आपस में इंटीरियर एंगल हैं और इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होगी, यानी एंगल 2 की वैल्यू एंगल 8 के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि पी लाइन जो हमारा ये क्यू लाइन है पी लाइन के पैरेलल है, और हमारा जो आर लाइन है ये भी क्यू लाइन के पैरेलल है। तो क्यू लाइन के पैरेलल में ये पी लाइन भी है और आर लाइन भी है। तो हम कह सकते हैं कि पी और आर भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि जब किसी एक लाइन के पैरेलल में दो लाइन हो तो वो दोनों दूसरी जो लाइन पैरेलल है वो भी आपस में पैरेलल होगी। ये है हमारा लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। यही बेसिक कॉन्सेप्ट था इस पूरे चैप्टर का। बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसान होंगे। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। तो आप स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो।